जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा के लिहाज से चाणक्य कहा जाता है, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में चाणक्य नरोत्तम मिश्रा को भी कहा जाता है। ये वो चेहरा है जो दतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ता आया है, जीतता आया है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन इस चेहरे के जरिए ये कहा गया था, हारा जरूर हूं लेकिन अपनी विधानसभा मैंने छोड़ी नहीं। ये बात कहीं ना कहीं अब सच साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दतिया से विधायक रहे राजेंद्र भारती पर कोर्ट का फैसला आ जाता है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद 3 साल की सजा राजेंद्र भारती पर सुनाई जाती है, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, यानी कि विधायक थे अब विधायक नहीं। चुनौती ग्वालियर हाई कोर्ट में दी जाती है और हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद ये कहा जाता है कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। न सिर्फ राजेंद्र भारती द्वारा याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है, बल्कि ये तक कहा जाता है कि हाई कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाएंगे। राजेंद्र भारती ने हार नहीं मानी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अब इस सीट पर होकर रहेगा उपचुनाव, और अगर उपचुनाव होगा तो क्या जिस सीट से नरोत्तम मिश्रा हारे हैं इसी चेहरे को फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर किसी और चेहरे को यहां से चुनाव में उतारा जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक पार्टी के लिहाज से नहीं देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है कई बड़े बड़े चेहरों के समर्थकों के हिसाब से। यानी कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा, उनके समर्थकों की संख्या के लिहाज से देखा जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा, उनके पास कितने समर्थक हैं उनके लिहाज से। अब नरोत्तम मिश्रा खुद शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड कहे जाते थे, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के बाद ये चर्चा थी कि नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन क्या इस उपचुनाव में उतर पाएंगे? और इस बीच में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें भी खाली हो जाती हैं, राज्यसभा का चुनाव भी होगा। तो चर्चाएं कई हैं, क्योंकि चुनाव भी है, उपचुनाव माने, राज्यसभा का चुनाव माने, और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या सिर्फ एक चेहरा है या फिर और भी दावेदारियां यहां से निकल सकती हैं? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हर सवाल के जवाब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जीतू पटवारी एक बड़ा चेहरा है। जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में। चुनाव 23 में वो भी हारे थे, लेकिन पार्टी ने बड़ी कमान सौंपी थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे ही चुनाव हारे थे, राजनीति से मानो गायब ही हो गए। कई किसी भी बड़े फैसले में नरोत्तम मिश्रा का चेहरा देखा ही नहीं जाता है। लेकिन अब दतिया विधानसभा सीट से रहे विधायक राजेंद्र भारती पर 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की वापसी होगी। कैसे देखते नरोत्तम मिश्रा को आप? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो नरोत्तम मिश्रा है बीजेपी का मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद ऐसा लगता है बिल्कुल कि वो बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस तरीके 2023 में चुनाव में उनकी हार होती है, उसके बाद से अचानक ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक जो एक परिदृश्य होता है या जो एक कह सकते हैं पार्टी में उनका चेहरा नजर आना चाहिए था, वो अचानक से गायब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा की जो राजनीति है उसको यहाँ पर स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ा। चूंकि जो दतिया सीट है ये भिंड जो लोकसभा क्षेत्र उसके अंतर्गत आती है और यहाँ से लगातार 6 दफा चुनाव जो है नरोत्तम मिश्रा जीतते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में उनको ये मान लेना कि भाई उनकी राजनीति खत्म हो गई है, उनका जो पॉलिटिकल करियर था स्टॉप हो गया है, मेरे ख्याल से इसको वो गलत साबित करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही दतिया सीट के ऊपर ये बात उठती है कि यहाँ पर उपचुनाव हो सकता है, हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उनसे उनकी मुलाकात होती है और एक गुप्त मीटिंग इसको कहा जा रहा है, बंद कमरे की मीटिंग इसको कहा जा रहा है। इस मीटिंग में क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा है इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा को फिर किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। क्योंकि बीती सरकार की अगर बात करें, मोहन यादव की सरकार से पहले की सरकार यानी शिवराज सिंह सरकार की बात करें, तो उसमें गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे, लेकिन चुनावों में उनकी हार होने
के बाद ऐसा लगा कि उनकी जो अहमियत है, उनकी जो तवज्जो है, वो बीजेपी के अंदर कम होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन हो सकता है इस दौरान उन्होंने अपने आप को दोबारा खंगाला हो, अपने आप को मजबूत किया हो, और अब जिस तरह से वो नजर आए हैं उसमें 2-3 बातें निकल के सामने आती। चूंकि राज्यसभा को लेकर भी लगातार मंथन का दौर मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 3 सीटें हैं जो आने वाले दिनों में खाली होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो क्या नरोत्तम मिश्रा का नाम उस सीट के लिए जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है नाज़मीन। क्योंकि आपने एक चीज का जिक्र किया कि 23 में तो जीतू पटवारी की भी हार हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हार के बावजूद उनको पार्टी की न सिर्फ कमान सौंपी मध्य प्रदेश में, बल्कि उनको और मजबूती दी, उनको और ताकत दी, जिससे आज वो कांग्रेस पार्टी को नए तरीके से, नए सिरे से ताकतवर या मजबूत बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या यही भूमिका में अब नरोत्तम मिश्रा आ सकते हैं? चूंकि जब नरोत्तम मिश्रा पावर में थे, सत्ता में थे, तब उनकी बयानबाजी खूब चर्चाओं में रहा करती थी। एक दफा तो खुद पीएम मोदी ने उनको फटकार लगा दी थी कि भाई फिल्मों के ऊपर अपना ज्ञान देने से बेहतर है कि आप अपने कार्य पे ध्यान लगाइए। तो इस तरह की तमाम चीजें नरोत्तम मिश्रा के साथ में जुड़ी रही। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो 6 बार के लगातार विधानसभा चुनाव में विजेता रहे दतिया सीट से ही। तो क्या उनके नाम पे विचार हो रहा है कि जो उपचुनाव होगा, क्योंकि जो राजेंद्र भारती हैं उनके ऊपर जो बैंक धोखाधड़ी का मामला था उसमें 27 साल के आसपास नाज़मीन ये सजा हुई है 27 साल के बाद। तो क्या अब उनकी जो विधानसभा सदस्यता है क्या वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी? और अगर वो खत्म होती है तो यहाँ से जब नई संभावनाएं बनेंगी चुनाव में जाने की, तो क्या अब बीजेपी एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा का ही नाम आगे करने वाली है? इस बात को लेकर चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, जो हाई कोर्ट में अपील की गई है, याचिका दाखिल की गई है, और इसको लेकर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी और फैसला आएगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि राजेंद्र भारती को लेकर बीजेपी के जरिए कि यहाँ उपचुनाव होना तय है, राजेंद्र भारती को तो सलाखों के पीछे बंद होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एक तरफ राजेंद्र भारती ही नहीं, मुकेश मल्होत्रा पर भी आरोप लगाया जाता है, यानी कि जिस सीट से आपके ही प्रत्याशी हार रहे हैं उसी सीट पर आप जीते हुए प्रत्याशी पर आरोप लगाते हैं और उन्हें सजा सुनाने के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, ताकि विधायकी रद्द होकर सीधे तौर पर आप वहां पर चुनाव में उतरे और जीत जाएं, या चुनाव ना भी लड़े तो भी आप एक बड़ा चेहरा बन जाएं। तो क्या ये एक साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है? और दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी से नरोत्तम मिश्रा बड़ा चेहरा है, तो क्या इसके अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं? जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि गुट का ही है, शिवराज गुट है, सिंधिया गुट है, और आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनका गुट नजर आता है। और ये सब कई बार एक मंच पर भी दिखाई दिए हैं। जब भाजपा का स्थापना दिवस था तो नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मंच पर नजर आए थे। तो माना जा रहा था मनमुटाव खत्म हो रहा है। तो क्या मनमुटाव खत्म करने के पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि बीजेपी उनके समर्थकों को आगे कर सके? देखिए, अभी नाज़मीन इसको लेकर बहुत तयशुदा तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये तमाम चीजें होती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया कि क्या कोई भी और नाम और हो सकता है। तो नाज़मीन मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया गुट भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि क्या इमरती देवी, जो एक समय सबसे खासम खास हुआ करती थी और तमाम तरह की बयानबाजी किया करती थी सिंधिया के हवाले से, सिंधिया के लिए, तो क्या उनको यहाँ पर कोई बड़ा मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या दतिया सीट से उनको भी चुनाव में उतारा जा सकता है? तो ये संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग गुट, जाहिर बात है कि हर पार्टी के अंदर होते हैं और अपना दावा या अपना दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले इमरती देवी या उनकी तरह ही कुछ और चेहरों के ऊपर भी क्या कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि राज्यसभा को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि 3 सीटें खाली होने वाली हैं। तो क्या ये चर्चा जो हेमंत खंडेलवाल जो अध्यक्ष है बीजेपी के मध्य प्रदेश से, उनके साथ में इसलिए हुई है ताकि राज्यसभा जो है यहाँ से नरोत्तम मिश्रा को भेजा जा सके? इससे पहले भी ये कहा गया था कि राज्यसभा का ये पहला चुनाव नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का तो नाम नरोत्तम मिश्रा का आगे आया था, लेकिन बीजेपी ने ही उनके नाम को यहाँ पर मोहर नहीं लगाई थी, उनके नाम पर ना ही फैसला लिया था। तो नरोत्तम मिश्रा नाराज माने गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए कौन सा फैसला सही होगा, उपचुनाव अगर होता है या फिर राज्यसभा की सीट पर चुनाव लड़ना? देखिए, दोनों
दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर 2 सीटों की बात करें 3 में से तो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ती है, तो वहां पर चुनाव में जाना उनके लिए आसान रहेगा जीत हासिल करना, क्योंकि 2 सीटें तो पक्की हैं। उसमें से अगर एक नरोत्तम मिश्रा को मिल जाती है तो आप उनको मानकर चलिए कि उनके जो जीत है वो यहाँ पर 100% होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम यहाँ चुनाव की बात करें तो जैसा हम 2023 में देख चुके हैं कि चुनाव वो हारे हैं, तो क्या जनता का जो गुस्सा है, जनता ने जो उम्मीदें पाल रखी थी जब वो सत्ता में थे और जो शायद उसको पूरा नहीं कर पाए इसलिए उनको यहाँ पर हार मिली, तो क्या वो गुस्सा शांत होता हुआ दिखाई पड़ा है अब, और क्या नरोत्तम मिश्रा उसके लिए तैयार है? तो ये कुल मिलाकर, क्योंकि 6 बार के लगातार विधायक वो रहे हैं, लेकिन दतिया में ही अगर 6 बार चुनाव जीतने के बाद 7वीं बार वो चुनाव हारे हैं, तो क्या जनता का जो कनेक्शन था उनसे या जो एक कनेक्टिविटी थी वो टूटती हुई दिखाई पड़ी, और इसलिए वो इस रास्ते न जाकर राज्यसभा जाने का प्रयास करेंगे? तो अभी कई तरह की बातें जो फिलहाल बंद कमरे की बातें, चूंकि इसको लेकर बहुत चर्चा अभी हुई नहीं, लेकिन हाँ ये बात मानकर चलिए कि अगर अध्यक्ष जो है बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल, अगर उनके साथ में नरोत्तम मिश्रा की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, तो आप ये मानकर चलिए कि उनको लेकर कोई बड़ा संकेत पार्टी यहाँ पर देती हुई दिखाई पड़ती है और वो किसी बड़ी भूमिका में जाने को तैयार है। और हो सकता है, जैसा आपने भी कहा, कि दोनों में से किस तरफ वो जाएंगे, तो अब ये पार्टी का फैसला होगा कि वो कौन सा नाम हो सकता है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चाएं होती हुई दिखाई पड़ी थी, तो हो सकता है कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को भी एक बड़ी भूमिका में लेकर आती हुई दिखाई पड़े, कि उनको भले ही अभी राज्यसभा ना भेजे, उनको यहीं पर उपचुनाव लड़ाकर चुनाव में अगर वो जीत हासिल करते हैं तो कोई मंत्री पद देती हुई दिखाई पड़े, ताकि उनकी एक बेहतर और मजबूत वापसी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़े। तो फिलहाल अब ये पार्टी का फैसला है किस तरफ वो जाना चाहेगी, लेकिन हाँ आप इससे ये बात जरूर समझिए कि नरोत्तम मिश्रा का जो कद है अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए कतई कम नहीं है, बल्कि बीजेपी की बड़ी योजनाओं में वो शामिल है। जब अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और क्या बातचीत होती है इसको लेकर जब कोई भी कह सकते हैं बयान सामने नहीं आता है, तो आप ये मानकर चलिए कि कोई ऐसी गहन और मजबूत जरूर बात हुई है जिसका जो फल है, जो इनाम है, या जो एक तरीके से असर है जो नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी के अंदर, उसका आने वाले दिनों में जो चेहरा है वो दिखाई देता हुआ पड़ेगा। बिल्कुल, एक ब्राह्मण चेहरा, और एक ब्राह्मण चेहरा न सिर्फ बीजेपी के लिहाज से बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने के लिए भी जाना जाता है। कमलनाथ सरकार गिराने में कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का भी हाथ माना गया है, एक बड़ा चेहरा माना गया है। दतिया से 2023 में 7,742 वोटों से हारे थे, लेकिन अब देखना होगा कि अगर उपचुनाव में उतरते हैं तो क्या भारी मतों से जीत पाते हैं, क्योंकि अभी अगर मगर की स्थिति है। फैसला तब होगा जब कोर्ट का सामने आ जाएगा और उसके बाद चर्चा और ज्यादा गहन हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा को लेकर, कहां होना चाहिए? उनको मध्य प्रदेश तक सीमित रहना चाहिए, दिल्ली की राजनीति तक भी पहुंचना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।